हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS हमसफ़र। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। अभी तक जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका हम सब्जेक्ट वाइज एवं ईयर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में आपने चेक कर लिया होगा और पीछे वाली वीडियोज़ को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस डिस्कशन को हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वह क्या है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि वॉशिंग मशीन जो है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे यह काम करता है ना। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप देखेंगे जो क्रीम सेपारेटर होता है, जो दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वह भी है जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे है जो कार्य करता है ना। वॉशिंग मशीन आपका अपकेंद्रीय बल के आधार पे ही आपका काम करता है। तो इनका आप ध्यान रखेंगे। ड्राई क्लीनर वगैरह हो गए, क्रीम निकालने वाली मशीन हो गई, यही दो एग्जाम्पल काफ़ी क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। लेकिन देखिए, आपसे और भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकेंगे। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, है ना। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर की ओर लगता हुआ नजर आएगा, केंद्र की ओर, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर नजर आता है। ठीक है, इसके लिए सेंट्रीपिटल के लिए फॉर्मूला क्या है, F बराबर mv²/r। ठीक है, और आप देखेंगे दो क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौत का कुआं, बड़ा ही है ना प्रसिद्ध क्वेश्चन है। मौत का जो कुआं है यह है जो अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। जबकि दिखता ऐसा है, लग रहा है कि हाँ वह क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है ना, अभी अब केंद्रीय बल की तरफ। और देखिए, इसमें आप देखते होंगे कि जब साइकिल वगैरह आप चलाते हैं तो मोड़ पे जैसे ही जाते हैं तो मोड़ की ओर आप झुक जाते हैं, तो उसमें भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करता है ना। तो इन्हें आप याद रखेंगे। इसके अलावे आपको यहाँ क्या क्या ऑप्शन में दिए गए हैं, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, डिफ्यूज़न और एक डायलिसिस। ये चार हैं, ये चारों टर्मिनोलॉजी आपको आने चाहिए। तो मैं संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, डायलिसिस कहने का मतलब है ना, यह अपोहन होता है ना। और इस डायलिसिस में क्या किया जाता है कि डायलिसिस में जो भी लिक्विड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को अपोहन कहा जाता है। जैसे हमारा किडनी किस चीज़ का काम करता है, वह डायलिसिस का काम करता है। ठीक है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को वह बाहर निकालने का ब्लड से काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसे हम विसरण बोलते हैं, और एक है ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस। तो देखिए, इन सब में क्या है, दोनों, डिफ्यूज़न कहने का मतलब विसरण और ऑस्मोसिस कहने का मतलब प्रासरण, है ना। आप जो आरओ वगैरह का फिल्टर वगैरह देखते हैं वही रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे वह काम करता है। अब देखिए, डिफ्यूज़न कहने का मतलब विसरण है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि चीज़ें, कोई गैस होगा, है ना, तो वह क्या होगा, गैस हो सकता है या फिर कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसके पार्टिकल्स, है ना, ट्रैवल करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये तब तक ट्रैवल करते हैं जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा यह वाली एग्जाम्पल, जैसे यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए, पहले वाले पिक्चर में यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है ना। दूसरी तरफ कम है, इसका मतलब है कि पार्टिकल कहाँ, पानी में भी आप देखते, चीनी वाली शरबत में भी देखते, तो हायर टू कहाँ जाएगा, लोअर जाएगा। लेकिन यही एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाए, अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू, है ना, यही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें चली जाए, खास करके कोई लिक्विड चला जाए, तो यह ऑस्मोसिस कहलाता है। तो डिफ्यूज़न सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ऑस्मोसिस जो है वह लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, और डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होता, जबकि अर्ध पारगम्य झिल्ली,
है ना, ऑस्मोसिस में यानी प्रसरण में होना क्या है, जरूरी है। यही बात आपको ध्यान में रखने हैं। अगली क्वेश्चन है, और अगली क्वेश्चन क्या है भाई, है ना, कि प्रकाश की गति निम्न में से कहाँ पे न्यूनतम होती है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है ना, इसके बाद आपका वायु में होगा, इसके बाद आपका जल में होगा, और सबसे कम इनमें से बात करें तो किसमें, शीशा में देखने को मिलेगा, है ना, शीशा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, है ना, यह क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह का मीडियम होता है, यदि तुलना आप करें तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वह रेयरर यानी आपका विरल माध्यम होता है, और डेंसर मीडियम जहाँ पे प्रकाश की चाल कम होती है। तो जहाँ कम होएगी, है ना, वह आपका डेंसर होगा। ठीक है, तो इन सब में आप तुलना करें तो आपको ग्लास है जो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है, अतः यहाँ प्रकाश की चाल आपको कम नज़र आएगी। तो इनसे संबंधित आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनमें प्रकाश की चाल आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इन सभी चीज़ों को, है ना, आप ख्याल एक बार रखेंगे। आगे, है ना, अपवर्तनांक आपसे पूछ दिया जाए, हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है ना। एयर और वैक्यूम दोनों दे दे, आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल वैक्यूम में, है ना, यानी निर्वात में या शून्य में, है ना, और एयर में है जो उससे कम आपको देखने को मिलेगा प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, आपका दिशा के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ उसमें मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण भी होता है। जिसमें आप देखते हैं तो स्पीड जो है, स्पीड में आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होता। जबकि यही स्पीड में यदि आप डायरेक्शन देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है, अतः यह एक सदिश राशि है। टॉर्क होता है जो आपका फोर्स इनटू, है ना, लेंथ होता है, बल इनटू बल बाहु, जिसमें उत्तोलक वगैरह आप देखना, आपने देखा होगा, लेवर वगैरह, ये सब हैं जो टॉर्क के ही सिद्धांत पे कार्य करते हुए आपको नजर आएंगे, है ना। तो आपको उत्तोलक चैप्टर तो कवर आपको करने ही आगे। खैर, तो यहाँ बल आघूर यह भी आपका क्या है, सदिश राशि। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आपका वेक्टर इंटू वेक्टर, एक स्केलर इंटू स्केलर और एक वेक्टर इंटू स्केलर, यदि यह वाली बात आपको याद रहेगी ना तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। आपके पास 5 उंगलियां हैं, है ना, नीचे से 2 उंगली मोड़ लीजिए और एक अंगूठा को मोड़ लीजिए, बचेगा 2 उंगली, है ना, और उसे विक्ट्री वाला साइन दिखाइए, है ना, एक 4 फिंगर से और एक मिडिल फिंगर से, है ना। तो विक्ट्री वाली वी फॉर वेक्टर। अच्छा, दोनों को अब सटाइएगा तो आपको क्या लगेगा, दोनों एक जैसा नहीं है, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहे ना, और इसे फैलाएंगे तो भी बनेगा। और दोनों सेम जैसा रहे तो इसके लिए स्केलर, वेक्टर इनटू वेक्टर आ जाए स्केलर, स्केलर इनटू स्केलर आ जाए स्केलर, आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा कि यहाँ फोर्स है, तो आपको पता है कि बल जो है वेक्टर क्वांटिटी, लंबाई जो है स्केलर क्वांटिटी, इसका जो गुणनफल होगा या भागफल जो भी आएगा वह वेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली, है ना, मतलब यदि गड़बड़ हो जाए तो आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, टॉर्क भी है जो आपका सदिश है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि वैसी डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन हो, वैसी दूरी जिसमें क्या हो, दिशा हो, या दो स्थानों के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यह तीनों का तीनों आपका सदिश राशि है ना। याद रखेंगे और भी एक चीज़ कि विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है ना, यह ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, प्रतिबल और विकृति में। प्रतिबल जो होता है वो फोर्स बाई एरिया, बल बटा क्षेत्रफल होता है। विकृति जो होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, अतः इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यह ध्यान रखने हैं। ठीक है, और भी कई सारे हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी जो आपका विशिष्ट घनत्व होता है, म्यू हो गया, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक हो गया, आवर्धन हो गया, इन सब का कोई है जो क्या होता है, यूनिट नहीं होता है। तो यह बड़ा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं हिंट्स के लिए लिख देता ताकि आपको मैं रिमाइंड करा दूँ। अगली है क्वेश्चन कि यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा के पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे हम बात करें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की बात किया जा रहा है, तो यदि है ना क्या किया जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, है ना, पिंड का कोई वस्तु होगा उसका वजन क्या होगा, तो उसका वजन जो है वह घट जाएगा, है ना। इवन कहा जाता है कि लगभग 17 गुना यदि बढ़ा दिया जाए तो उस पिंड का वजन 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। खैर, अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन कई सारे बनाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कि किसी वस्तु का वजन पोल पे, है ना, मतलब ध्रुव पे है जो सबसे अधिक होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे कम होता है, और सेंटर में, केंद्र में क्या होता है, 0 होता है ना, केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। इस क्वेश्चन को देखिए कई लोगों ने, है ना, गड़बड़ किया था इस बार, यानी जब एग्ज़ाम हुआ था, या गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। अब देखिए गति का नियम प्रथम द्वितीय तृतीय दिया आपका न्यूटन महोदय ने, लेकिन गति को सबसे पहले परिभाषित करने का काम यह गैलीलियो ने किया है। यह 9th में आप पढ़ते हैं, है ना, 9th में आप पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद है जो ग्रह, है ना, ग्रह के गति के संदर्भ में नियम आपको केपलर महोदय ने दिया। न्यूटन ने, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए गति को सबसे पहले परिभाषित करने का काम यह गैलीलियो ने किया है, यह ध्यान रखेंगे। इसके बाद है जो टॉलमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। अब देखिए आपको बताने हैं कि केपलर जो है ग्रह की गति के 3 नियम दिया था, है ना, 3 नियम दिया था, तो यह आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी थी, ठीक है, आप एक बार है जो इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हिंट्स कर देना, तो ये आपकी थोड़ी ड्यूटी बनती है कि आप चीज़ों को थोड़ा घर से कवर करें। अब देखिए किस नियम के अनुसार, है ना, समान ताप और दाब पर सभी गैस निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो यह किसका नियम है भाई, तो यह जो नियम है यह एवोगाड्रो का नियम है। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, जो कि आपको पता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 वाली, ठीक है, 10⁻23 वाली। इसके बाद आप जानते हैं कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस बल के कारण से ही हवाएं हैं जो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। ग्राहम पास्कल के नियम, है ना, पास्कल का नियम इसी के सिद्धांत पे है, जो आपका जेसीबी वगैरह, है ना, जो हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह है, ये सब हैं जो काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे बॉयल का नियम है, यहाँ चार्ल्स का नियम है, ठीक है, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, फिर आपका ग्राहम का नियम। तो इन सभी नियमों को आपको एक बार है जो अच्छे से क्या कर लेने हैं, देख लेने हैं, है ना। इन सबको मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट कर करके बाकायदा डाल दिया है, ठीक है। तो इसे आप अभी इसे वीडियो को पॉज कीजिए और इसे याद कर लीजिए। जैसे मैं चर्चा करूं, है ना, अब देखिए होता क्या है ना कि हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे ना इन चीज़ों को लेकर करके, तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है, जो कि आपके लिए फिर इरिटेशन का कारण बन जा सकता। तो बॉयल का नियम जो है वह क्या है, स्थिर ताप है, यहाँ स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा में, है ना, आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन चार्ल्स वाले में स्थिर दाब है, ऊपर वाले में, बॉयल वाले में बीटी ऐसे करके मैं याद रखता था, ठीक है, बीटी कर करके, मतलब बी से बॉयल और टी से ताप, यानी टेम्परेचर है जो यहाँ पे कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक चार्ल्स वाले में, है ना, सीपी, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है जो कांस्टेंट देखने को मिलेगा, बाकी ऑप्शन से निकल जाती चीज़ें। परम शून्य ताप किसे बोलते हैं, एवोगाड्रो का नियम देखिए, यही पॉइंट सीधा डीटो है जो आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो आप मिला करके देखिए समान ताप, है ना, क्या क्वेश्चन है, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यही पूछा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन्हें आप एक बार अच्छे से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, लिख कर करके रट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हमें करें। देखिए अपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यह देने वाले महोदय कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, अल्बर्ट
टाइम है, तो यह याद रखेंगे। इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसके बाद इन्होंने, है ना, E बराबर क्या दिया है, mc² है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, जो निकालते हुए ये आपको नजर आएंगे। और यह फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना, किन्हें कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन का, है ना, इसके लिए ये जो आपको विभिन्न प्रकार का इफेक्ट दिख रहा है, थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, इन सबको एक शॉर्ट यानी छोटा सा वीडियो बना करके मैं इन्हें आपको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, अलग से। अब देखिए, तो एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तन होता है, यानी इसके पोटेंशियल में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यह है जो थॉमसन इफेक्ट के कारण से होता है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अलग से एक वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको काफ़ी अच्छा यह समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आवर्धक कांच। आवर्धन कहने का मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, चीज़ों को बड़ा करके दिखाए। तो बड़ा करके दिखाने वाला जो लेंस होगा, वह जो लेंस होता है बड़ा करके दिखाने वाला कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पे इंग्लिश गलती लिखी हुई है ना, यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे अवतल, उत्तल, दर्पण, है ना, लेंस, इन सब का यूज आपको अच्छे से एक बार कवर कर लेंगे, काम हो गया, है ना। पढ़ा हुआ तो है ही, चीज़ों को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे ENT विशेषज्ञों के द्वारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर भट्टी में है जो अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, फिर गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हजामती दर्पण, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर लिया जाता है ना, यानी कॉनकेव का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन कॉन्वेक्स का इस्तेमाल तीखी मोड़ पे, है ना, या फिर आपका क्या होता है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का तो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पारामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज। तो पारामैग्नेटिक की बात कर रहा है। पारामैग्नेटिक कहने का मतलब अनुचुंबकीय, है ना, और अनुचुंबकीय, है ना, का एग्जाम्पल एक प्रकार से कौन है जो ऐसा गुण है जो प्रदर्शित करता है, तो अनुचुंबकीय। तो अब तीनों आपको याद रखने हैं, है ना, डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेटिक। तो प्रतिचुंबकीय हम किसे कहते हैं, है ना, प्रतिचुंबकीय हम किसे कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में, है ना, वह क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसमें जस्ता है ना, जिंक है, बिस्मत है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक है, जल है। अब एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद अनुचुंबकीय में हम बात करें तो इसमें क्या होगा, अनुचुंबकीय में, पारामैग्नेटिक में, तो जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो रखने पर यह दिशा में थोड़ी सी, यानी कम, एक से कम चुंबकीय होते हैं, जिसमें, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा नहीं होता, थोड़ा कम होता है। ठीक है, थोड़ी सी ही, या मतलब क्या होता है, एक प्रकार से डिफ्लेक्शन, या फिर कहिए कि मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए तो प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पारामैग्नेटिक। तो आपको क्या करने हैं, यहाँ पे पारामैग्नेटिक का एग्जाम्पल को याद कर लेना है ना, पारामैग्नेटिक के एग्जाम्पल को क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब विपरीत दिशा में जा करके चिपक जाता है, तो यह आपका हो गया डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय बल। पारा वाले में याद रखेंगे, अनुचुंबकीय वाला में, ठीक है, यह क्या होता है ना, दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन आपको पता होगा, है ना, फेरोमैग्नेटिक जो प्रबल रूप से, प्रबल नहीं, प्रबल, ठीक है, मतलब स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की ओर। तो यह है जो लौह चुंबकीय, जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात इसके उदाहरण है। तो यह आपको ध्यान रखने हैं। अब बताइए अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल कौन है, देखिए यहाँ पे, है ना, प्लेटिनम है या नहीं। तो यही कारण से हम चर्चा करते हैं कि देखिए भाई, अब ट्यूशन थोड़ा अच्छे से पढ़ करके जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा ही बेनिफिट, है ना, देगा। एक NCERT, दूसरे ट्यूशन और तीसरी क्वेश्चन बैंक, इतना कर करके जाइए, है ना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और इतना ही आपका मतलब होना चाहिए। अब देखिए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना,
परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो आपको पता है कि परमाणु के 3 मूल कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु है ना, और उसका नाभिक है, और इसके नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये बड़ा आसान सा आंसर है, जिसमें आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कि इसके नाभिक का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, लेकिन परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यह ध्यान आपको रखना है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, यह ध्यान रखना है। प्रोटॉन का नामकरण आपका गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का 1932 में करने वाला कौन है? जेम्स चैडविक है। ठीक है, ये और भी याद रखने हैं कि परमाणु में सब कुछ बदल जाएगा, उसका प्रोटॉन बदलता हुआ आपको नज़र नहीं आता है, उसके इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूट्रॉन वगैरह बदलते हुए नजर आएंगे। आगे देखिए, धातु कर्म की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? है ना। अब देखिए यहाँ पे सब टर्म जो है ये आपको मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, झाग प्लवन विधि है ना, फेन प्लवन विधि इसी को कहते हैं, फ्रॉड फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड वाला ओर्स होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, इसका सांद्रण शुद्धिकरण कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है इस मेथड के द्वारा। जब चीज़ें शुद्ध हो जाती है ना, तो उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो उसके लिए दो तरह का प्रोसेस है, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन, भर्जन और एक जारन निस्तापन वाली बात होती है ना, जारन भर्जन वाली। तो देखिए रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है कि सल्फाइड एस के लिए होता है, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट एस के लिए होता है। इसमें जब इसे क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो SO2 देगा और मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। यहाँ देखिए ZnCO3 को है ना एब्सेंस में गर्म किया जाता है, वायु नहीं दिया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन यहाँ कार्बोनेट था तो CO2 दे रहा है, यहाँ देखिए सल्फर वाला है तो SO2 दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मिला दोनों से हमें क्या मिला? जिंक ऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन से, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना है, इसके लिए कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग अर्थात प्रगलन के नाम से हम जानते हैं। तो धातु कर्म की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, फ्यूज स्टेट कहा जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ हिंदी भी थोड़ी सी अजीब तरह का लिखा गया है, तो इसे याद रखेंगे कि यह क्या है आपका? स्मेल्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रगलन। आगे देखिए, कौन सा पीतल का घटक है? तो आपको खूब याद होगा पहले से, एलॉय एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर है, जो कि एक सॉलिड सॉल्यूशन है, नहीं एक ठोस सॉल्यूशन है। तो इसमें पिताजी आपको याद होगा, जो कि कॉपर और जिंक से होता है। ठीक है, अब यह आपके कई सारे क्या हैं, मतलब कुछ है जो कि NCERT में है, इसे पढ़ाने के दौरान जो शॉर्टलिस्ट किया था, और इसी को हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, जैसे ब्रास मतलब पीतल हो गया तो पिताजी, कॉपर जिंक हो गया, ब्रॉन्ज कांता टी है ना, तांबा और क्या हो गया? टीन हो गया। फिर गन मेटल में आपका तांबा, जिंक और टीन हो जाता। स्टेनलेस स्टील में फेनिकर याद रखेंगे, साथ में थोड़ा सा कार्बन। ड्यूरेलेमिन, आलू कच, मांगे मन से याद रखेंगे, है ना। नाइक्रोम में निकेल होगा, क्रोमियम नाम ही से पता चल रहा है, निकेल क्रोमियम, और साथ में आयरन हो जाता। अमलगम में पक्का Hg होता है, यानी आपका मरकरी होता है। सोल्डर Pb+ आपका Sn दिखेगा, है ना। तो ये सब प्रमुख है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अनबुझा चूना। अनबुझा मतलब इसी को क्विकलाइम के नाम से हम जानते हैं, है ना, क्विकलाइम। ठीक है, अब देखिए बाज़ार से आप चूना लाते हैं, नहीं घर पोतने के लिए तो लाया जाता, तो क्या होता? वह बिना बुझा होता, उसमें पानी डालते तब बुझता हुआ। तो जो आप लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, यदि उसमें पानी मिला देते हैं तो वह बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह बूझा चूना है, सेलेक्ट लाइम है, और यही CO2 से रिएक्शन कर लेता है तो CaCO3 यह जो है आपका मार्बल बन जाता है, खड़िया बन जाता है, चूना बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे। तो जो लाते हैं वह कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, वही क्विकलाइम है ना, यही आपका बिना बूझा चूना है। जबकि बूझा चूना का है, सेलेक्ट लाइम का है CaOH का हॉल्ट, इसका आंसर होगा, है ना। और यह CO2 से रिएक्शन करके सफ़ेदी जैसा चमक देता है, वह CaCO3 होता है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? CaO हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो जब उसके साथ नमी आती है
तो नमी आने पे उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन वही जब पूरा जंग लग जाता है ना, पूरा रस्ट उसका हो जाता है, पूरा जंग लगने के बाद उसे जब झाड़ देंगे उसका वजन ओवरऑल क्या हो जाने हैं, घट जाने हैं सड़ने के बाद। तो पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, दिमाग में रखेंगे। अगला देखिए, श्वेत धातु किसे कहा जाता है? श्वेत धातु किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है ना, सोना को कहा जाता है। और भी कई सारे हैं, सबसे भारी धातु, सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का अधातु, इस वे में भी आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे हल्का है ना एलिमेंट की बात करें हाइड्रोजन, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्का अक्रिय गैस हीलियम होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है जो आपका नाइट्रोजन है। अक्रिय गैस के रूप में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता है रेडॉन, है ना, रेडॉन नहीं पाया जाता इस एटमॉस्फेयर में। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पे हीलियम। तो ये ब्रह्मांड के हिसाब से बात करें तो हो जाता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट आपका कौन है? तो ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। तो यह याद रखेंगे। हर एक चीज़ है जो आपको पता है कि सभी चीज़ बिना ऑक्सीजन का नहीं जलता, लेकिन जिरकोनियम है जो नाइट्रोजन में भी जलता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, उत्कृष्ट धातु, नोबेल मेटल। नोबेल मेटल हम किसे बोलते हैं? वैसा मेटल जो कि क्या करता है नॉर्मली, है ना, यह एटमॉस्फेयर में किसी चीज़ से जनरली रिएक्शन नहीं करता है ना। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा, यूरेनियम आपको पता है कि रिएक्टिव है, तो ये तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा, है ना। कौन सा पूछा है क्वेश्चन? कथन सही है ना, कथन सही है। तो यूरेनियम जो है उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है नहीं, है ना। उत्कृष्ट धातु एक प्रकृति में शुद्ध रूप में होती है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। इन्हें हम उत्कृष्ट धातु के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया है कि ये स्टेटमेंट पे विचार करने। अब यही बड़ा क्वेश्चन देने के कारण से लोगों ने बोला कि पैटर्न चेंज हो गया। तो भाई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है ना। इसी तरह से क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन 68 में पूछे गए, तो थोड़ा सा पढ़वाएगा तो, है ना, पढ़वाएगा क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, शुद्ध जल में नमक को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है ना। ये आपको पता भी है ना। नॉर्मली आइसक्रीम वाले कंडीशन को आप देखे होंगे, आपने देखा होगा। तो यह है जो। इसके बाद देखिए, जल में जब मिथाइल अल्कोहल को डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपको क्या नज़र आएगा, है ना, सही नज़र आएगा, ठीक है। अब देखिए, बात समझ में तो नहीं आई होगी, है ना, बात समझ में नहीं आई होगी। अब यहाँ पे जैसे समझिए, नमक है, जल है ना। क्वथनांक कहने का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, उबलेगा। तो दोनों को आप, है ना, किसे ज़्यादा टेम्परेचर उबलने के लिए चाहिए होगा? उबलने के लिए पानी को या नमक को? नमक ज़्यादा चाहिए होगा। ऐसे गर्म करेंगे तो वह क्या होता है, और वो सूखता जाता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा नमक का है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और उसमें उसे जल में डाल दिया गया, तो जल का तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे होंगे बात को, एवरेज तो बढ़ जाएगा, है ना। और इसका हिमांक क्या हो जाएगा? घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये गल जाता है भी जल्दी, है ना। तो हिमांक और गलनांक, हिमांक घट रहा है इसका मतलब नहीं नमक वाला जल्दी गल जाता है। तो उसी वे में थोड़ा सा डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट करेंगे, आसान हो जाएगा, ठीक है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल क्या है? स्प्रिट, है ना, जो आप कोविड के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र। बड़ा जल्दी उड़ जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इसका क्वथनांक क्या है? कम है मिथाइल अल्कोहल का, और जल का उसके अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे एवरेज घट जाएगा, ठीक है। तो इस वे में चीज़ों को, है ना, टैकल किया जाता है। आगे देखिए, बायोगैस। ये आपको पता है कि बायोगैस मीथेन को कहा जाता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका इस्तेमाल LPG में किया जाता है। इनका फार्मूला C3H8, ब्यूटेन का C4H10 आपका फार्मूला होगा, इथेन का C2H5 होता है ना। तो इन सब का फार्मूला वगैरह याद रखेंगे, सब एल्केन ग्रुप से हैं। अतः यह है जो आपको क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेंगे, है ना। और प्रमुख रूप से कहे कि LPG वगैरह में तो दोनों ऑप्शन रहे, एक चुनना रहे तो ब्यूटेन को हम चुनते हुए नजर आएंगे। अगला देखिए, पटाखा फूटने पर लाल रंग, है ना। तो स्ट्रॉन्सियम से है जो लाल रंग होता है, बैरियम से है जो ग्रीन होता है। हम तो ऐसे ही याद रखते हैं कि हम बड़ा, है ना, बिजी रहते हैं भाई, तो B से बैरियम और G से ग्रीन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्सियम
है ना। तो ये सारी इसका संकेत होता है, एस से स्ट्रोंशियम, आर से रेड याद कर लेते हैं, है ना, हो गया। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को आपको याद रखने हैं। बाकी सोडियम एक ऐसा है ना, सोडियम पोटेशियम और आपका लिथियम ऐसा मेटल है जिसे इजीली चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगला देखिए, है ना, कहा जा रहा है साल्ट लविंग प्लांट्स, जो है ना लवण युक्त होता है। तो लवण को, जितना लवण वाली बात होता है ना, हेलो टर्म आ जाए, समझिए कि वो हेलोफाइट, मतलब यह है जो आपका क्या होता है ना लवण, लवण मदोद भिद। ठीक है, अब हिंदी भी पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लवणीय पौधे के संदर्भ में यहाँ पे बात करी जा रही है। इसके बाद देखिए अगला कहा जा रहा है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए कवक जो है एक प्रकार का प्लांट तो है, लेकिन आप देखेंगे तो कवक जो है प्लांट है, लेकिन यह ग्रीन प्लांट नहीं है। और ग्रीन प्लांट नहीं है, अतः इसमें, अच्छा यहाँ पे हमने जो लगाया था, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश गलती लिखा हुआ है। हाँ, तो फंगस जो है ग्रीन प्लांट्स नहीं है भाई, यह सैप्रोफाइट्स हैं, है ना, सैप्रोफाइट्स हैं। और यह डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से क्या लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा। पूछना यही चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिए, परागकण की सुपरिभाषा है, पॉलिनेशन की सुपरिभाषा है। मतलब कहने का मतलब पॉलिनेशन हम कहते किसे, परागकण हम कहते किसे। तो इसमें देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ, हिंदी में तो देखें ना क्लोम, छिद्र, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं, है ना। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, यानी क्या होता है, परागकण जो है पहुंच जाती है किसकी, पुंकेसर तक। इसी को हम कह देते हैं, है ना, पॉलिनेशन के नाम से हम जानते हैं परागकण। ठीक है, तो इसी को हम पॉलिनेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो याद रखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन, है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो फूल वाली स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से एक बार देख लेने हैं, है ना, ताकि अगली बार आए तो कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यह आपको पता होगा कि उसका पोषक तत्व जो है वह, है ना, मिनरल से। बाकी तो कच्चे पदार्थ के रूप में वाटर ले ही लेता है, कहाँ से, पानी से, ये ज़मीन से। मिनरल भी ज़मीन से ले लेता है, यानी कहने का मतलब ये मिट्टी से यह लेता हुआ नज़र आएगा, है ना, मिट्टी से लेता हुआ नज़र आएगा। तो अपना पोषक तत्व कहाँ से लेगा, मिट्टी से। बाकी वायुमंडल से CO2 लेता है, प्रकाश है जो सन से ले लेता है, और क्लोरोफिल, है ना, पत्ती में ऑलरेडी रहता है। तो आपको एक क्वेश्चन बताने हैं कि क्लोरोफिल में, है ना, कौन सा मेटल होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, है ना, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अब देखिए यह थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक है, कहिए। पाइन है, फर है, आपका स्प्रूस है, सेडार है, लार्च है, साइप्रस है आदि, ये सब मशहूर लकड़ी के उत्पादक हैं। तो बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। और यह जो हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी के सभी हैं जो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब है कि अनावृत बीजी, जिसमें आप देखिए एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है वह ज़्यादा विकसित आपको देखने को मिलेगा, इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा लेयर नहीं होता है। बाकी मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स, एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री, आपने देखा होगा इस प्रकार से, जैसे आम वगैरह को देखते होंगे इस प्रकार का होगा। ठीक है, मोनोकोटी, लीची वगैरह को देखिए, उसमें एक ही आपको गोल टाइप का नज़र आ जाता है ना। तो उसी को एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए कौन सा कथन यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, तो स्कर्वी जो होता है वह विटामिन, है ना, किसकी कमी से होता है, स्कर्वी बताइए, है ना। तो आपको स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से देखने को मिलेगा। और विटामिन C को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, थाइमिन नहीं बोलते हैं, यह गलत है। ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ATS नहीं, BCG का टीका लगवाया जाता है ना। टेटनस जो है, तो टेटनस में BCG नहीं लगता है भाई, ATS वहाँ लगता है। और मलेरिया के लिए जो दवा है क्लोरोक्वीन है,
और यह देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी ड्यूटी है कि, है ना, इन चीज़ों को आप कवर कर लें, अपने बुक से याद कर लें बीमारी का नाम, विटामिन का नाम, तो वहाँ से ऑप्शन छांटने में, है ना, हेल्प आपको मिलेगी। आगे देखिए कि कौन जो है जिसमें, मतलब कौन सा एनिमल है जिसमें लाल रक्त नहीं होता है ना, तो, है ना, आपने देखा होगा इसे ट्राई कर करके, केचुआ को मार कर करके, उसमें, है ना, आपको लाल रक्त नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन बताने हैं कि ब्लू, नीला रंग का रक्त है जो किस में होता है, नीला रंग का रक्त है जो किस में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जब अपघटित होता है तो अंतिम रूप से क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब अपघटित होता है तो आपको पता भी है ना, कि अल्टीमेटली यह क्या बनता है, सिंपल शुगर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहाँ आपकी ड्यूटी है कि जब डाइजेशन चैप्टर आप पढ़ें, है ना, तो इसमें आपको लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, है ना, इन सब का काम आप पढ़ लें, ठीक है, यह आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए अधिकांश जो एंजाइम होते हैं, तो अधिकांश, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, आपको प्रोटीन देखने को मिलेंगे, सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग का, है ना, बॉडी बिल्डिंग का। साथ ही यह जो एंजाइम के रूप में काज करते हैं, तो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार की, है ना, पाचक रस के रूप में भी यह काम इनका देखने को मिलता है, यानी मेटाबॉलिक ऐसे एक्टिविटी को यह है जो बढ़ावा देता है, कौन, आपका एंजाइम से। इसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के संदर्भ में कि कौन सा वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण का खोज किया। तो ये आपको पता होगा, चेचक का टीका खोजने वाले व्यक्ति कौन है, एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर है। जबकि जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया या आविष्कार, जो कही आविष्कार किया। इसके बाद है जो हम बात करें कि रॉबर्ट कोच, जो टीबी का बैक्टीरिया, अभी बात कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस की, है ना, टीबी की बैक्टीरिया का खोज है जो रॉबर्ट कोच ने किया है। जबकि आपका मेटसनिकॉफ जो है, एली मेटसनिकॉफ, इसने फाइगोसाइटोसिस सेल वगैरह जो होता है, फैगोसाइटोसिस करने का मतलब है भक्षण करने वाला, है ना, भक्षण करने वाला जो कोशिका होता है, इसकी चर्चा इन्होंने किया है ना। इसी से पता चलता है कि कोई, मान लिया कि हमारे सेल को कोई खा जाए तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो फादर ऑफ इम्यूनिटी है जो एली मेटसनिकॉफ को कहा जाता है। तो होप कि यह बातें आप समझ पा रहे होंगे और वीडियो को आप पसंद कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह की डिस्कशन जारी रहेगी, आप अंत तक डिस्कशन को ज़रूर देख कर करके जाएं, ठीक है। तो एक तो एक्स्ट्रा आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ साथ में, है ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन यदि आते भी हैं, है ना, तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।